हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा जोशी फ्रॉम फन विथ मैथमेटिक्स। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 11 से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 11 को देखते हैं। इसमें हमसे क्या कहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। जो हमारा सेट ए है वो पॉइंट्स इन अ प्लेन है। मतलब कि प्लेन आपका कोई 2D स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपकी ये स्क्रीन है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में अगर मैं ऐसे सपोज़ करती हूँ, सपोज़ ये एक प्लेन है। इस प्लेन में जो भी आपके पॉइंट्स हैं इसका एक सेट है और वही आपका सेट ए है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि सो दैट द पॉइंट्स ऑफ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स टू पी कोमा क्यू is such that distance of point P from origin is same as the distance of point Q from the origin। इसका मतलब क्या है? सपोज हम ले लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है O। सपोज ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है O। अब हम कह रहे हैं जो हमारा रिलेशन R है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से पॉइंट P की वो इक्वल होगी आपकी ओरिजिन से पॉइंट क्यू के डिस्टेंस की। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि ओ और पी के बीच की डिस्टेंस आपकी एक्स है, तो इट मीन्स ओ एंड क्यू के बीच की डिस्टेंस भी आपकी एक्स होगी। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो आपका ओ पी है, वो आपकी इक्वल होगी डिस्टेंस ओ क्यू के। जो डिस्टेंस ओ पी है वो डिस्टेंस ओ क्यू के इक्वल है। ये हमारे रिलेशन आर के अकॉर्डिंग है। अब हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन आर है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन आर को हमें इक्विवेलेंस दिखाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब P और Q में जब हम अगर बात करें तो P कोमा P जब हमारा R से बिलोंग करेगा तब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो P कोमा P R से बिलोंग करता है या नहीं करता है? देखिए, अगर मैं बात करूं OP डिस्टेंस की तो वो x है सपोज, फिर दोबारा से मैं उसी डिस्टेंस को देखूंगी तो वो x ही तो आएगी ना। ओपी डिस्टेंस को अगर मैं एक बार देख रही हूँ और कह रही हूँ अरे ये डिस्टेंस एक्स है, चलो ठीक है, फिर दोबारा से मैं उसी डिस्टेंस को देखूंगी तो वो चेंज तो नहीं हो जाएगी ना। तो इट मीन्स कि जो हमारी डिस्टेंस पी है वो हमेशा ओरिजिन से सेम ही रहेगी। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी कोमा पी है वो हमारा बिलोंग करता है आर से। फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू ए, जो हमारा P है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। P हमारा एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये हमारा सेट ए से बिलोंग करता है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री, तो सिमेट्री होने के लिए क्या चाहिए कि हम लेट कर लेते हैं कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू जो हमारा है वो आर से बिलोंग करता है। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके 0,0 होंगे। ठीक है, तो अगर हमारा पी कोमा क्यू आर से बिलोंग करता है देन दिस इम्प्लाइज कि जो ओ पी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ओ पी जो है वो आपकी इक्वल होगी डिस्टेंस ओ क्यू के। रिलेशन के अकॉर्डिंग तो यही है ना, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट पी की डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस ओ क्यू के इक्वल होगी। अब अगर हम कह रहे हैं कि ओ पी ओ क्यू के इक्वल है तो हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस ओ क्यू है वो इक्वल है डिस्टेंस ओ पी के। बात तो एक ही है। तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा Q कोमा P है वो हमारा R से बिलोंग करता है। और अगर ये प्रूफ हो गया है कि ये हमारा R से बिलोंग करता है देन वी कैन से दैट इट इज़ सिमेट्रिक। ये जो हमारा रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है।
अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लेट करते हैं पी कोमा क्यू हमारा आर से बिलोंग करता है। देन दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ओ पी इक्वल्स टू डिस्टेंस ओ क्यू। अगर हम कहें कि हमारा Q कॉमा आर, चलिए आर तो नहीं एस ले लेते क्योंकि आर यहाँ पे रिलेशन भी डिफाइन है। तो Q कॉमा एस अगर हमारा आर से बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ओ क्यू होगी वो आपकी डिस्टेंस ओ एस के इक्वल होगी। ये ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस है और ये ओरिजिन से एस की डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए डिस्टेंस ओ पी आपकी ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू आपकी ओ एस के इक्वल है। अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई पॉइंट एस भी है यहाँ पर, वो भी एक्स डिस्टेंस पे ही होगा क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस ओ क्यू है वो आपकी ओ एस के इक्वल है। तो इसका मतलब देखिए ये ओ एस जो है वो ओ पी के इक्वल भी आएगी, है ना। तो देखिए इससे हम ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ओ एस जो है वो इक्वल होगी डिस्टेंस ओ पी के, या ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ओ पी है वो इक्वल है डिस्टेंस ओ एस के। डिस्टेंस ओ पी डिस्टेंस ओ एस के इक्वल है, बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी कॉमा एस है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और यही तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होती है कि अगर हमारा पी क्यू आर से बिलोंग कर रहा है, क्यू एस आर से बिलोंग कर रहा है, तो जो हमारा पी एस होगा वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। और ये हमने प्रूफ कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कंडीशन है तो आप इसकी बेसिक्स वाली वीडियो देख लीजिए एक बार, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिना वीडियो देखे हुए आए हैं तो सीधे ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले इसको देखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स इसका पता हो। तो ये हमने इसको ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। हेंस वी कैन से दैट इट इज़ ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अब देखिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया एंड ट्रांजिटिव भी आया। हेंस वी कैन से दैट इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस है। अब देखिए क्वेश्चन में इसके बाद क्या कहा है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। मतलब कि हमको ये दिखाना है कि जो भी पॉइंट पी से रिलेटेड हैं वो एक सर्कल फॉर्म करते हैं। देखिए ये है हमारा पॉइंट पी, ये हमारा ओरिजिन था, इसकी डिस्टेंस हमारी एक्स थी। अब जो भी हमारे पॉइंट पी से रिलेटेड करेंगे इट मीन्स वो भी हमारे एक्स डिस्टेंस पे ही होंगे। अब इससे एक्स डिस्टेंस हम कहीं भी ले सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर एक्स डिस्टेंस, ये सब जो डिस्टेंस हैं ये एक्स डिस्टेंस ही होंगी, ये भी एक्स। तो देखिए अगर हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स को अगर हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, मतलब कितनी भी ले सकते हैं ना हम, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं, तो हमारी देखिए एक सर्कल फॉर्म होगा। और जो ये डिस्टेंस x है ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, यही तो सर्कल होता है ना। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये फिक्स्ड डिस्टेंस आपकी रेडियस होती है जो कि आपका x आ रहा है और ये आपका O सेंटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेट ऑफ पॉइंट P से रिलेटेड जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, क्यू एस जो भी है हमारे एलिमेंट्स P से रिलेटेड हैं, इट मीन्स वो हमारे सब x डिस्टेंस पर होंगे ओरिजिन O से, तो वो सब हमारे एक सर्कल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं?
देखिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to P will be at distance x from origin, और ये जो ओरिजिन है ये सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस x है ये आपकी फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P विल बी एट डिस्टेंस x, जो कि फिक्स्ड है फ्रॉम ओरिजिन। तो आप कह सकते हो कि ये आपका एक सर्कल फॉर्म करेगा क्योंकि एक फिक्स्ड डिस्टेंस में है ओरिजिन से, thus it will form a circle। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कहा है हमसे कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ए आपका है ऑल ट्राइंगल्स का, जो सेट ए है उसमें सारे ट्राइंगल्स हैं। एज रिलेशन आर इक्वल्स टू T1, T2। आर जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है कि T1, T2 इज सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं? जब उनके एंगल्स इक्वल हों। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि इस ट्राइंगल के ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, और ये एंगल इस वाले के इक्वल है, हेंस वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सेम साइज़ के हों, इस तरह से भी हो सकता है। अगर ये एंगल आपके इक्वल है तो साइड्स का रेशियो खुद ही इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं क्योंकि इनके एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स के रेशियो भी अगर इक्वल होंगे तो। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि R जो है वो T1, T2 इज सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। ये T1 और T2 आपके क्या हैं? ट्राइंगल्स हैं जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं। हमें शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि T1 और T1 को देखेंगे। तो अब कोई भी ट्राइंगल है खुद से तो सिमिलर होगा ही ना वो, तो हम कह सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T1, देयरफॉर T1, T1 belongs to relation R for every T1 belongs to A, hence we can say that it is reflexive। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद सिमेट्री देखते हैं। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं कि T1, T2 आपके R से बिलोंग करते हैं। T1, T2 बिलोंग्स टू R। देन दिस इम्प्लाइज कि T1 आपका सिमिलर होगा T2 के। R के अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन है। अब हम हमने लेट कर लिया कि ये आपका R से बिलोंग करता है तो T1 आपका T2 के सिमिलर है। अब देखिए अगर T1 T2 के सिमिलर है तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि T2 आपका T1 के सिमिलर होगा? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि जो T2, T1 है वो भी आपका बिलोंग करेगा R से, हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इट इज सिमेट्रिक। अब इसके बाद ट्रांजिटिविटी देखते हैं। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं कि T1, T2 बिलोंग करता है R से, देन दिस इम्प्लाइज कि T1 इज सिमिलर टू T2। अगर हम कहते हैं कि T2, T3 एक ट्राइंगल है, ये भी A से ही बिलोंग करता है आपका।
अगर हम कहते हैं कि ये आपका आर से बिलोंग करता है, देन हम कह सकते हैं रिलेशन आर के अकॉर्डिंग कि T2 जो है आपका T3 के सिमिलर है। T2 इज सिमिलर टू T3। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, देखिए T1 आपका T2 के सिमिलर है और T2 आपका T3 के सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T3, T1 भी आपका T3 के सिमिलर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि T1 कॉमा T3 आपका बिलोंग करता है आर से। तो हमने ये लेट किया था और ये हमने शो कर दिया है। तो इट मीन्स कि ये जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव है, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो इट मीन्स कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस भी होगा, इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे आगे क्या कहा है। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, T2 विथ साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विथ साइड्स 6, 8 एंड 10। तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल्स कंसिडर कर लेते हैं। पहला हमसे कहा है कि T1 जिसकी साइड है 3, 4, 5, तो एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का है ना, तो इस तरह से लेते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हाइपोटेन्यूज को मैं लॉन्गेस्ट दिखाती हूँ, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 ले लेते हैं। इसके बाद एक और ट्राइंगल हमको कंसिडर करना है जिसमें हमें साइड्स क्या दी हैं, देखिए 5, 12 एंड 13। इसकी साइड्स दी हैं हमको 5, 12 एंड 13। तो ये इससे थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा आपका, इस तरह से 5, 12, 13। ये आपका T2 है। और T3 आपको क्या दिया है, T3 की साइड से आपको दी है 6, 8 एंड 10। और हमसे पूछा है कि विच ट्राइंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। इनमें से कौन से ट्राइंगल्स रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले T3 देख लेते हैं। T3 आपको दिया है 6, 8 एंड 10। ये आपका T3 है। अब आप देखिए, वैसे तो तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो आपके कौन से रिलेटेड होंगे, इसमें आपके कौन कौन से ट्राइंगल्स रिलेटेड होंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमारा रिलेशन आ रहा है कि दो ट्राइंगल्स तब आपके रिलेटेड होंगे जब वो दोनों सिमिलर हों। तो बस हमको ये देखना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं। जो भी ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे, इट मीन्स दे बोथ आर रिलेटेड। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी कैसे चेक करते हैं, या तो आपके एंगल्स इक्वल हों। तो इसमें हमें एक ही एंगल पता है 90 डिग्री वाला, बाकी ये वाले एंगल्स की नॉलेज हमें नहीं है। तो इसमें एंगल्स तो हम देख नहीं सकते हैं, हम देख सकते हैं साइड्स का रेशियो। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि साइड्स का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल्स में इक्वल होता है। तो देखिए, ये वाली साइड आपकी 3 है, इसकी 5 है और इसकी 6 है। ये वाली साइड इसकी 4 है। नेक्स्ट देखिए, ये 4 है, ये 12 है और ये 8 है। तो देखिए इसमें कौन सी साइड्स आपको थोड़ा मैचिंग टाइप की लग रही है। देखो ये आपकी 3 है, ये 6 है, तो इसका जो रेशियो है मैं कह सकती हूँ कि 1/2 है। ऐसी अब आप इसमें देखिए, ये 4 है आपकी, ये आपकी 8 है, तो ये रेशियो भी 1/2 आ रहा है। और ये 5 है, ये 10 है, इसका रेशियो भी 1/2 आ रहा है। बट T2 के साथ अगर हम किसी का रेशियो देखें तो मैच नहीं कर रहा है। जैसे 3 है, 5 है, कोई रेशियो नहीं आ रहा है। 5 और 13 का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा 3/6 है वो हमारा इक्वल है 5/10 के, और वो हमारा इक्वल है 4/8 के। ये तीनों आपके 1/2 के इक्वल हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके किसके इक्वल आ जाएंगे, 1/2 के इक्वल। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड्स कौन से ट्राइंगल्स की थी, देखिए ये वाली जो साइड्स हैं 3, 5 एंड 4, ये आपकी T1 की साइड है और ये वाली साइड आपकी T3 की साइड है। तो हम कह सकते हैं कि T1 आपका सिमिलर है T3 के। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स आपके रिलेटेड हैं, कौन से ट्राइंगल्स रिलेटेड हैं, T1 एंड
T3 आर रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों आपके सिमिलर हैं तो हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों रिलेटेड होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? आपके 2D में जितने भी फिगर बनते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो सकती हैं उसकी, तो जो भी फिगर आपके बनते हैं वो सब पॉलीगन्स होते हैं। जैसे कि आपके ट्राइंगल है 3 साइड में, ये पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइड से, जितने भी आपके सब आ जाते हैं पॉलीगन्स में आ जाते हैं। पॉलीगन्स की कितनी भी साइड हो सकती हैं इस तरह से। तो ये हमारा जो सेट ए है वो पॉलीगन्स का सेट है। ए जो हमारा सेट ए है वो है ऑल पॉलीगन्स। और जो हमारा रिलेशन आर डिफाइन है, आर इक्वल्स टू P1, P2 इज सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जो हमारा रिलेशन आर डिफाइन है वो इस तरह से है कि P1 एंड P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी देखने के लिए अगर हम देखें कि P1 और P1 में हम देखें, P1 एंड P1 में, तो देखिए अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा P1 ये है सपोज, तो इसमें मेरी 6 साइड्स हैं। फिर दोबारा से मैं इसी को देख रही हूँ तो दोबारा से वही साइड होंगी, अब चेंज तो नहीं हो जाएंगी। तो इट मीन्स कि जो P1, P1 है वो हमेशा आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर हम सेम पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स भी सेम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि P1 एंड P1 विल always have same number of sides, hence we can say that P1, P1 belongs to R for every P1 belongs to A। ठीक है, hence we can say that it is a reflexive relation। ये जो रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद अब हम सिमेट्री देखते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हम सबसे पहले लेट करते हैं। अब तो आपको आइडिया होगा पैटर्न कैसे लिखना है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो सिमेट्री में देखिए हम लेट करते हैं कि P1, P2 हमारे बिलोंग करते हैं R से। तो जो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 होंगी, नंबर ऑफ, अच्छा चलो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1, NP1 का मतलब यही है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 होंगी वो आपकी इक्वल होंगी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 के। ये n आपका नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या है आपका? नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 भी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 के इक्वल है? बात तो एक ही है। P1 आप आगे लिखो पीछे लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P2, P1 भी आपका R से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। इट इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि हमने क्या दिखाया कि P1, P2 R से बिलोंग कर रहा है, तो P2, P1 भी R से बिलोंग करता है। इसके बाद आप एक लाइन में कंडीशन भी लिख सकते हैं कि हमने ये लेट किया था और ये हमने दिखा दिया है। मैं सीधे लिख रही हूँ, इट इज़ सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो देखिए ट्रांजिटिविटी में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि P1, P2 आपका R से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू R। देन दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। अब अगर मैं कहूँ कि P2, P3 भी एक पॉलीगन है सपोज, जो कि A से बिलोंग कर रहा है। अगर P2, P3 आपका R से बिलोंग करता है, देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2, जो P2 की आपकी साइड्स हैं वो आपकी इक्वल आएंगी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3 के। तो क्या हम इन दोनों से कह सकते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 है वो इक्वल हो जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3 के? अरे देखिए सपोज P1 में आपकी 5 साइड्स हैं,
तो P2 में भी आपकी 5 होंगी। और अब हमने यहाँ पर कहा है कि P2 और P3 में सेम है, तो इट मीन्स कि P3 में भी सेम होंगी। तो देखिए P1 और P3 में आ गई ना सेम साइड्स, तो बस यही है। तो अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1, P3 बिलोंग्स टू R। अब P1, P2 R से बिलोंग कर रहा है, P2, P3, और हमने दिखा दिया कि P1, P3 भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, हेंस वी कैन से दैट इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4, 5। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है टी, और इससे रिलेटेड कौन सी साइड्स होंगी। मतलब कि आपको बताना है कि ये जो आपका ट्राइंगल टी है इससे रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए यहाँ देखते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया सपोज टी, जिसकी साइड्स हमको दी हैं 3, 4 एंड 5। तो हमको ये बताना है कि ये जो टी है इससे रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग जो होगा वो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ उस एलिमेंट की नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होना चाहिए। अब टी हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो जो हमारा एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा उसकी भी नंबर ऑफ साइड्स 3 होनी चाहिए। और नंबर ऑफ साइड्स आपकी 3 किसके लिए होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स आपकी 3 किसके लिए होती हैं, ट्राइंगल के लिए होती हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा इससे रिलेटेड होगा उसमें आपकी 3 साइड्स होनी चाहिए। हेंस वी कैन से दैट सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि साइड्स कितनी है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है ये नहीं, रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन है कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ये एक ट्राइंगल है, इसमें आपकी 3 साइड्स हैं, तो इससे जो रिलेटेड होगा वो आपका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा। ये टी से जो आपका रिलेटेड होगा वो आपका क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा, क्योंकि उसकी भी नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगी। हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स को चेक करना है, बाकी इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो राइट एंगल है उसकी क्या साइड्स हैं, इससे नहीं, बस 3 साइड्स हैं तो वो आपका रिलेशन आर से बिलोंग करेगा और ये आपका टी से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या कहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। अब हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, सपोज ये है एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है वाई, इसमें जो एल है वो आपका सेट ऑफ ऑल लाइन्स है। एल जो है वो आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। अब इस प्लेन में आपकी जितनी भी लाइन हो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, अब ये स्ट्रेट बन नहीं रही है स्क्रीन में, इस तरह से आपकी जितनी भी लाइन हो उसका सेट आपका है एल, एंड R be the relation in L defined as L1, L2 is such that L1 is parallel to L2। जैसे सपोज अगर L1 ये है तो L2 आपकी इसके पैरेलल होगी। इस तरह से हमारा रिलेशन R डिफाइन है, ये रहा रिलेशन R। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये शो करना है कि जो हमारा R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखिए, अगर मैं इस L1 को लेती हूँ, अगर मैं इस L1 को लेती हूँ तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि L1 खुद से पैरेलल होगा। हाँ, कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल तो होती ही है, तो इट मीन्स कि ये जो L1 है खुद से पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि L1, L1 बिलोंग्स टू R
belongs to R because L1 is parallel to itself. L1 खुद के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि L1, L2 belongs to R. For every L1 belongs to set L, ये आप लिख सकते हो. Hence we can say that it is reflexive relation, यानी कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. इसके बाद अब हम बात करते हैं सिमेट्री की. सिमेट्री में आप देखिए, लेट करते हैं कि L1, L2 हमारा बिलोंग करता है R से. देन दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2. रिलेशन R तो यही कहता है ना कि दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं. अब अगर हम देखें तो क्या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि L2 हमारी L1 के पैरेलल है. बात तो एक ही है, चाहे हम कैसे भी कहें. Hence we can say that this implies L2, L1 also belongs to relation R. ये भी आपका रिलेशन R से बिलोंग करता है. सो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा. अब इसके बाद हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. तो देखिए, ट्रांजिटिविटी हम लेट कर लेते हैं कि L1 इज पैरेलल, लेट करते हैं कि L1, L2 हमारा बिलोंग करता है R से. देन दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2. हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा L2 है, L3 है, L3 भी सपोज एक लाइन है उसी प्लेन में, वो भी R से बिलोंग करती है. तो L2 जो होगी वो पैरेलल होगी L3 के. तो क्या हम इन दोनों से कह सकते हैं कि L1 भी आपकी L3 के पैरेलल होगी? देखिए, यहाँ पर डायग्राम में हमने L1 को L2 के पैरेलल बनाया. अब अगर मैं इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचूँ L3 जो कि L2 के पैरेलल है, तो वो L1 के भी तो पैरेलल ही होगी ना. तो इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारी L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 आपकी पैरेलल होगी L3 के. तो हम कह सकते हैं कि L1, L3 also belongs to relation R. Then we can say that it is a transitive relation. ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है. अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ गया है, सिमेट्रिक आ गया है, ट्रांजिटिव आ गया है. Then we can easily say that it is an इक्विवेलेंस रिलेशन. ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे आगे क्या कहा है. सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने शो कर दिया है. फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x + 4. हमें एक लाइन दी है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x + 4. तो देखिए, हमें एक लाइन दी है, यहाँ पर एक लाइन दी है जिसकी इक्वेशन है आपकी y इक्वल्स टू 2x + 4. अब हमको बताना है कि इस लाइन से रिलेटेड क्या क्या हो सकती हैं. इस लाइन से रिलेटेड वो होंगी जो इसके पैरेलल होंगी, है ना. सपोज हम कहते हैं कि ये लाइन है हमारी L1, तो ये L1 से रिलेटेड क्या होंगी, जो उससे पैरेलल होंगी. और अगर ये हमारी इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम y इक्वल्स टू mx + c से कंपेयर करें, इसी तरह से लग रही है, y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में ही है. इस इक्वेशन में y जो है आपका y कोऑर्डिनेट है, m आपका स्लोप ऑफ लाइन है, x कोऑर्डिनेट है और c आपका y इंटरसेप्ट होता है. तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्लोप है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है. अब हमको ये बात पता है कि जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप इक्वल होता है. कोई भी अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनका स्लोप हमेशा इक्वल होगा. तो अब हमको बताना है कि इससे रिलेटेड क्या है,
इससे रिलेटेड वो होगी जो कि इसके पैरेलल होगी, और इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी जिसका स्लोप इसके इक्वल होगा। हेंस वी कैन से दैट लाइन related to y equals to 2x plus 4 have slope equals to 2। जो इससे रिलेटेड होगी वो इससे पैरेलल होगी, और पैरेलल वही होगी जिसका स्लोप इसके इक्वल होगा, तो उसका स्लोप भी आपका 2 होना चाहिए। तो अगर हम उस लाइन की इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू m की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, स्लोप 2 होना चाहिए, 2x प्लस c आपका y इंटरसेप्ट है और ये कुछ भी हो सकता है, बस स्लोप 2 है। तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है लाइन की, ये वाली लाइन हमेशा इसके पैरेलल आएगी क्योंकि आपका स्लोप इक्वल है, और पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4। आर जो रिलेशन है वो 1 2 3 4 के लिए डिफाइन है, गिवन बाई आर इक्वल्स टू ये। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो इसमें हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है बेसिकली। तो अब हम इसमें रिफ्लेक्सिव अगर देखें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और 4,4 है, तो हम इससे क्लियरली कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। इसका मैं पूरा सॉल्यूशन तो नहीं करूँगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। तो हम देख रहे हैं ना, यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो है। इसके बाद हम सिमेट्री चेक करते हैं। तो देखिए आपका 1,2 है, तो इसमें 2,1 भी होना चाहिए, बट इसमें 2,1 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसके बाद ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो देखिए 1,2 है, तो फिर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है उसको देखेंगे, 2,2 है, ये अगर एक्स वाई है, ये वाई जेड है, तो एक्स और जेड भी होना चाहिए, यानी कि इसका पहला एलिमेंट और इसका ये वाला एलिमेंट। 1,2 भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रांजिटिव है। अब बाकी के एलिमेंट्स भी चेक करते हैं। 2,2, 1,1, 4,4, ये तो आपके ट्रांजिटिव आ ही जाते हैं, इन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे 1,3 को। तो 1,3 देखिए x, y। अब हमें वो देखना है जो y से स्टार्ट होता है। अब देखिए आपका ये भी y से स्टार्ट हो रहा है और ये भी y से स्टार्ट हो रहा है, तो हम दोनों को लेके चलेंगे। पहले 3,3 में देखते हैं, 1,3 है, 3,3 है, तो आपका x और z, इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला एलिमेंट भी होना चाहिए, यानी कि 1,3 भी होना चाहिए। तो देखिए 1,3 इस रिलेशन में है आपका, ये रहा 1,3। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 1,3 और 3,2 है, तो इट मीन्स आपका 1,2 भी होना चाहिए, और 1,2 आपका ये रहा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमने सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर लिया है, और ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव आ रहा है, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव है, एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कह रहा है बट ये सिमेट्रिक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी देखिए, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी गलत है। इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है क्योंकि आपका सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका एमसीक्यू है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। सेट एन आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, गिवन बाई आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी इज सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2। ए कॉमा बी कैसे डिफाइन है, ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 है। बी इज़ ग्रेटर देन 6, बी आपका 6 से ग्रेटर है, ये भी है। अब हमें चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो देखिए सबसे पहले तो अगर बी ग्रेटर देन 6 है, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बी 4 है, तो बी हमारा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो ऐसी गलत हो गया आपका।
अब देखिए अगर b ग्रेटर देन 6 है, b, c और d ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। अब हमें दिया है कि a इक्वल्स टू b माइनस 2 होना चाहिए। तो जब हमारा b 8 होगा, अब अगर हम ऑप्शन b को चेक करें, b हमारा 8 है तो हमारा a कितना आना चाहिए, 8 माइनस 2, यानी कि a हमारा आना चाहिए 6। इसमें a हमारा 3 है तो ये ऑप्शन भी गलत है ना। ऑप्शन सी देखते हैं, 6,8, a 6 b 8। ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।